बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने मगर घबराहट हर तरफ फैली हुई है। हुकूमत भी घबरा रही है, अपोजिशन भी घबरा रही है और मुक़्तदर हलके भी घबरा रहे हैं और आवाम तो पहले से घबराए हुए हैं। और ये घबराहट क्यों तारी है, इसकी वजह क्या है, क्यों हुकूमत घबरा रही है और क्यों अपोजिशन घबरा रही है। अपोजिशन जिसकी पाँचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है, अदलिया और फ़ौज भी उसे सपोर्ट कर रही है, तो वो क्यों घबराए हुए हैं। और हुकूमत जिन्हें मैंडेट मिला है कि वो अगले साल 1.5 साल इक़्तिदार में रह सकते हैं, या फिर वो अगर इक़्तिदार में नहीं रहते और अक्टूबर तक इलेक्शन करा के घर जा सकते हैं, उन पे किस बात की घबराहट है। उनके पास भी इस बात का मौका है कि अगर वो सख्त फैसले नहीं करना चाहते तो इक़्तिदार छोड़ दें। उन पर घबराहट क्यों तारी है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, मरियम नवाज़ ने कल जलसा आम से खिताब किया। 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी और पहली बार ये नज़र आया पिछले कुछ जलसों के मुकाबले में कि मरियम नवाज़ गुस्से में है। उनकी 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने खान साहब से लेकर अदलिया के हालिया फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया और एक टेलीविज़न चैनल की भी धज्जियाँ उड़ा दी। उन पर भी उन्होंने अरबों रुपए के हेर फेर का इल्ज़ाम लगा दिया। एयरवाई का नाम लेकर मरियम नवाज़ ने कहा कि खान साहब ने एयरवाई को माली फ़ायदे पहुँचाए हैं, उनके टैक्स माफ़ किए हैं और ये टेलीविज़न चैनल जो है वो खान साहब को सपोर्ट करता है और खान साहब उनको माली फ़ायदे देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला देना है उन 25 मुनहरफ अरकान के हवाले से जो पंजाब असम्बली के रुकन है। पीटीआई से मुनहरफ होकर वो उस वक्त की जो अपोजिशन है और आज की हुकूमत है उसकी तरफ जा चुके हैं। उनको डी सीट करने और उनकी नाअहली के हवाले से जो केस इलेक्शन कमीशन के पास है उसका फ़ैसला आज इलेक्शन कमीशन ने हर सूरत देना है। सुप्रीम कोर्ट से पहले एक फ़ैसला दे चुकी है जिसके मुताबिक मुनहरफ अरकान का ना वोट शुमार होगा, ना वो ताहयात नाइल होंगे, लेकिन उनको डी सीट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि मुनहरफ अरकान डी सीट होते हैं, ना कोई कौमी असम्बली से डी सीट हुआ है, ना कोई अभी तक पंजाब असम्बली से डी सीट हुआ है। तो मुनहरफ अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो पहला फ़ैसला आया था, जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आता तो ये राय कायम की जा सकती है कि वो सिर्फ सदर मुमलकत के रेफरेंस या राय मांगे जाने के जवाब में थी, वो बाइंडिंग नहीं है, यानी उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है। वरना हुकूमत उन तमाम अरकान के जो कि मुनहरफ है उनके डी सीट होने का नोटिफिकेशन जारी कर देती, तो अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है उन 25 मुनहरफ अरकान के हवाले से। अगर इलेक्शन कमीशन भी उन्हें डी सीट कर देता और उनका वोट शुमार नहीं करता तो फिर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज का इलेक्शन जो है वो दोबारा होगा और अब उसके बाद यानी 25 अरकान के डी सीट होने के बाद किसी जमात के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी तो पंजाब में कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन जो नंबर गेम है उसमें अब भी हमज़ा शहबाज आगे है और हमज़ा शहबाज काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और उन्होंने सूबे में चीज़ों को सस्ती करने के लिए प्रैक्टिकली काम शुरू किया हुआ है। आटा उन्होंने सस्ता कर दिया और एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि उन्होंने 6500 रुपये का आटा जो है वो 4500 रुपये का कर दिया, यानी 45 रुपये किलो। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट पकड़े गए हैं और ये रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों के नाम पर बनाए गए थे और ये जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि उनके जाली अकाउंट थे, यानी पीटीआई के कुछ लोगों ने फ़ौजियों के अकाउंट बनाकर, रिटायर्ड फ़ौजियों के अकाउंट बनाकर ये प्रोपेगेंडा शुरू किया होता है कि फ़ौज की उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उसमें बड़े बड़े यानी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और इस तरह के अकाउंट्स जो हैं उन सबको इंटरोगेट किया गया है और उनको अब वो अकाउंट बंद कर दिए गए, जाली अकाउंट। तो सोशल मीडिया पर ये जो फ़ौज की हमायत का खुद साख्ता ड्रामा वो बेनकाब हो गया। एक ड्रामा शेख रशीद कर रहे हैं और शेख रशीद के बारे में इतलात ये है कि इस मुल्क में जितनी अफवाहें फैल रही हैं वो शेख रशीद फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं और उनकी इन अफवाहों के पीछे मकसद क्या है। शेख रशीद ने बहुत से दावे किए और उन दावों में ये था कि 17-18 तारीख तक निगरान हुकूमत आ जाएगी और ये हुकूमत स्टेप डाउन कर जाएगी, तो उनका ये दावा पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद वो मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की शुदनियाँ छोड़ते पाए जा रहे हैं। वो शुदनी छोड़ रहे हैं कि जी निगरान के लिए इंटरव्यू हो रहा है और हफीज़ शेख या हफीज़ नामी किसी शख्स का इंटरव्यू हो रहा है और अगला निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मोर्शद दान होगा। ये फ़ैसला कहीं पे हो गया।
तो शेर रशीद ये बात क्यों कर रहे हैं और उनकी इन बातों से इस्लामाबाद के अंदर किस तरह का पैनिक फैल रहा है, अफवाहें फैल रही है कि बाज़ टेलीविज़न चैनल ने उनकी इस इतला के बाद कि हुकूमत जा रही है लाइव ट्रांसमिशन कर दी। जियो 7 बजे ही लाइव ट्रांसमिशन लेके बैठ गया कि हुकूमत जा रही है। तो ये अफवाह साजी और प्रोपेगेंडा इतना ज़ोर से चल रहा है कि किसी यानी बड़े बड़े जो नामवर सहाफ़ी हैं उनकी टांगें यानी उनकी काम पे टांग रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो अमेरिका में है और उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है। उन्होंने इमरान खान के दौरा रूस को जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान का जो दौरा रूस है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुताबिक था। अब वहाँ जाके जंग छिड़ गई या उन्होंने जंग छेड़ दी, अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। तो हाँ सब जो कि बिलावल भुट्टो के ऊपर कोई तनकीद का मौका नहीं छोड़ते और उनको करप्ट करार दे चुके हैं, उनके ऊपर वो यानी पूरी जरदारी फैमिली को वो करप्ट कहते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने इसको अना का मसला नहीं बनाया और जाके इमरान खान की बेइज्जती नहीं की। उन्होंने कहा जी ये हमारी पॉलिसी थी, हम गए थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे बहुत से उनसे सवाल हुए तो उन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब को अपोजिशन में रोल अदा करना चाहिए, वो नहीं कर रहे और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं वो जंग का तरीका है और सियासत में जंग नहीं होती और सियासत जंग की तरह नहीं लड़ी जाती। तो बिलावल भुट्टो ने बहुत सी अहम बातें की हैं और ये कहा जी कि इमरान खान साहब को जो लोग लेकर आए थे उनको जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका में बैठ के उन्होंने ये बात कर दी है कि हाँ सब सिलेक्टेड थे और उनको वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन जो दौरा रूस था उसकी उन्होंने एडवोकेसी कर दी है। तो अब पीटीआई में बैठ के सोचें कि वो जिस तरह बिलावल भुट्टो को बच्चा समझ के या अपोजिशन का उनका मुखालिफ समझ के जिस तरह उसकी ट्रोलिंग करते हैं, क्या उन्हें करनी चाहिए। तो हाँ साहब ने ऐलान किया कि मुल्तान के जलसे में वो बताएंगे कि वो कब जा रहे इस्लामाबाद, यानी तारीख देनी है कि कब जा रहे इस्लामाबाद। नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब हमने तब तक वहाँ बैठे रहना है जब तक हमने इलेक्शन की तारीख नहीं ले लेनी। इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो उठाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ टॉप स्टोरी की तरफ कि घबराहट किस में तारी है। घबराहट जो है वो हर तरफ तारी है, हुकूमत पे भी घबराहट तारी है और अपोजिशन पे भी तारी है। मैंने जब कल कहा था कि हाँ सब की सियासत को इदारों ने डब्बे में बंद कर दिया है तो बहुत से लोगों को इस बात पर इतराज़ हुआ ये देख कर कि अदालत तो हाँ सब के हक़ में फ़ैसले दे रही है और बैक टू बैक दे रही है। 2 फैसले पीटीआई के हक़ में आए जिसके बाद लोग ये समझ रहे हैं कि जुडिशल मार्शल लग गया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हो गया है और ख़ास सब की फरमाइशें मानी जा रही हैं। ये दुरुस्त है कि ख़ास सब की फरमाइशें मानी जा रही हैं, लेकिन हालात का बारीक बीनी से अगर जायज़ा ले तो हड्डी तो डालनी पड़ती है। जो बहुत ज़्यादा बोल रहा हो, जो बहुत ज़्यादा बार्क कर रहा हो, उसको फिर हड्डी डालनी पड़ती है। तो ख़ास सब जिस तरह अटैक कर रहे थे, अगर उनके आप पिछले 4-5 जलसे देखें और हर जलसे में उन्होंने एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाया, एक के बाद एक अटैक किया। सिपा सलार को उन्होंने मीर जाफ़र तक कह दिया, पीछे की रह गया सी। तो इतना कुछ करने के बाद फिर उनको ज़रूरी था कि उनकी ज़ुबान बंद कराई जाती। अब ख़ास अब घबराहट ये तारी है कि उनकी ज़ुबान तो हो गई बंद, उनकी फरमाइशें हो रही है पूरी। ना अदलिया ने बोलने का मौका दे रही है, ना फ़ौज ने बोलने का मौका दे रही है। बैक डोर से या पैगाम रसानी के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ास सबको ये यकीन दिला दिया गया था कि 20 मई से पहले आपको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी। तो ख़ास साहब ने हो गई तसल्ली। तो ख़ास साहब ने अपनी तोपों का रुख कर दिया चेंज। अब उन्हें ये समझ आ रही है कि 20 तारीख तो आगे सर पे, तो मुझे ना इलेक्शन की डेट मिली है और ना कोई कहानी आगे बढ़ी है। तो घबराहट उन पे हो गई शुरू। उनको है इतलात कि उन्हें कर लेगी हुकूमत गिरफ्तार। उनकी गिरफ्तारी के पेश नज़र वो उन्होंने धमकियाँ लगाना शुरू कर दी है और उनको समझ आ गई है कि मुझे वही गोलियाँ दी जा रही हैं जो गोलियाँ मैं सारी उम्र आवाम को देता रहूँ। तो जो पिछले 4 साल से खासा आवाम को गोलियाँ दे रहे थे, वही गोलियाँ उन्हें अब इदारे दे रहे हैं, बल्कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। और शेर रशीद वो लॉलीपॉप लेके घूमते फिर रहे हैं और उनका लॉलीपॉप लोगों को दिखा दिखा के बता रहे हैं कि देखें हमें तो बता दिया गया कि निगरान आ रहे हैं और हुकूमत जा रही है। तो ये पैनिक फैला रहे हैं वो। लेकिन हाँ साहब को पता चल गया अंदर खाते कि उन्होंने हाथ हो गया है। उनको उनका जो गुस्सा था, उनका जो अग्रेशन था और जो उन्होंने कंपेन बना ली थी, उनका जो बयानिया था वो ज़बरदस्त हो गया है। ना वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। अब उनका अमरीकी बयानिया भी गया, उनका वो जो मेरी जान को ख़तरा है और वीडियो मैंने बना दी है वो बयानिया भी गया और उनके सारे बयानिए ज़बरदस्त हो गए हैं।
अब वो जो मुंह से निकालेगी उनकी फरमाइश पूरी कर देगी तो खास अब जलसा की कर लेंगे। एक बात होता है कि जो कुछ खान साहब कर चुके हैं, अगर कोई ये समझता है कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे और इदारे खासकर फ़ौज उन्हें इक़्तिदार में ले आएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। उनको सबको समझ आ गई है कि खान साहब किस हद तक जा सकते हैं। खान साहब में वज़ादारी बिल्कुल नहीं है। नवाज शरीफ नहीं कहा कि चुप करके चला जाएगा, GT रोड पर खड़ा होगा, सवाल पूछेगा मुझे क्यों निकाला, उसके बाद ख़ुद जेल में चला जाएगा। तो खान साहब को समझ में आ गई है कि मेरा जो है मुक्कू ठप दिया गया है और मेरी जो बातें मानी जा रही हैं, मैनू की फ़ायदा। अगर अदालत ने पहला फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने लोटों को नाहल कर दिया, डी-सीट कर दिया, तो क्या उस फैसले में अमल हो गया? क्या वो सारे लोटे असम्बली से बाहर हो गए हैं? क्या सबके डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस हो गए हैं? तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो वो जो रात भर 2 दिन पहले यूथ ये डांस करते रहे और जश्न मनाते रहे, मिठाइयाँ खाते रहे, अगले दिन वो उठे थे, हुकूमत ना हुकूमत गई ना वो अरकान गए कहीं पे। तो उनको समझ आ गई है कि ये क्या। इसी तरह का एक और फैसला जो आज सो मोटो नोटिस लिया हुआ था, जो शहबाज शरीफ ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया, उसके ऊपर जो सो मोटो नोटिस लिया, उसके बाद लोगों ने समझा वो हुकूमत तो लपेट में आ गई। अदालत जिस तरह चढ़ गई है हुकूमत के ऊपर, तो हुकूमत तो गई। इस्लामाबाद में पैनिक फैल गया। उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट लह दे गई जी और जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो इमरान खान की सारी बातें मान रही है और सारे अटैक हुकूमत पे कर रही है। और हुकूमत को कह दिया गया कि FIA में, नैब में कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, केस ले आओ, फलाना ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। यानी हर वो इतराज़, हर वो नुक्ता इतराज़ जो खान साहब ने उठाया था वो पूरा करता है। लैंड ने की फ़र्क पेगा। ECL की लिस्ट ले आओ, देख लेते हैं क्या हुआ। खान साहब का वो निकल जाएगा ना अभी। यानी उनका वो जो उनका जोश था वो ठंडा तो पड़ गया है, अब उसने फौत हो जाना है। यानी आहिस्ता आहिस्ता उस जज्बे जोश ने जिसको लेकर निकले हुए हैं, उसके बाद कहानी हो जानी ख़त्म। तो खान साहब को पिछले दिनों जो कुछ उनके साथ राब्तों में या पैगाम में जो कह रहे थे ना कि मैंने तो फ़ोन नंबर ही बंद कर दिया है और मेरे कोई राब्ते ही नहीं है, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए, तो नंबर भले दोनों ब्लॉक कर दिए होंगे, लेकिन वो जो विचोले थे ना दरमियानी, वो जो इधर से पैगाम उधर से पैगाम उधर ले जा रहे हैं, उन्होंने काम ख़राब किया। उन्होंने कहा नहीं जनाब साढ़े नाल ही ने। उनको कहा गया हाँ साहब उसको समझाओ, वो कर देंगे जो वो कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ खान साहब ने कर दिया है, जितनी उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर दी हैं, जितना उन्होंने अदलिया के साथ कर दिया, तो सबको समझ आ गई है कि ही इज़ नॉट कंट्रोलेबल। और इसको अब वो उन्हें खान साहब उन्हें परथू पै गया। इसलिए वो असद उमर वगैरह आए, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने सीरियस लिया ही नहीं, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जिन्होंने आके ये कहा कि फ़ैसला साज कुव्वतों को फ़ैसला कर लेना चाहिए। केड़ा फैसला कराना सी? कान खोल कर सुन ले, फैसला साजी करने वाले तारीख माफ नहीं करती, लोग माफ कर देते हैं। खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर कुछ होता है, कोई हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है या जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर कोई पाकिस्तान में शख्स नहीं है बशमूल तहरीक इंसाफ की लीडर की के हालात को उसके बाद काबू में रख सके। वो फौज से कह रहे हैं, वो मुख्तलिफ हलकों से कह रहे हैं जनाब तुसी तो सानू क्या सी फैसला कर लिया, हम तो शहबाज शरीफ और हुकूमत को घर भेज रहे हैं और आप जो है वो बस तैयारी पकड़े हैं, तो फैसला आप कर नहीं रहे और उधर पता लग रहा है सारों चुके अंदर करना है। एक बात और उन्होंने कही और वो बड़ी ख़तरनाक बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुशर्रफ कहा गया, हमें कहा गया जी मुशर्रफ ने उसको बना वो बुगटी साहब वाला केस कि पता भी नहीं चला था फायर कहाँ से आया और बुगटी साहब चले गए। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद देखिए बलूचिस्तान में कितना अनरेस्ट है, तो इधर इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर अनरेस्ट हो जाएगा। भाई इमरान खान को कौन कह रहा है कि कहीं से कोई चीज़ आएगी और इमरान खान नहीं रहेगा? तो ये कान खड़े हैं पीटीआई वालों के, उनको समझ आ रही है कि, और उनको कहीं से मैसेज हो गया होगा, फिर किसी ने कहा होगा, किसी ने ये सारा जहर निकालने के बाद बता दिया होगा कि तुम्हारा जहर तो निकाल दिया है, अब वो उसी तरह का तुम्हारे साथ सलूक होगा जो बुगटी साहब के साथ हुआ था। तो उछल के आए असद उमर साहब, उन्होंने कहा इमरान खान को अगर गिरफ़्तार किया गया या कुछ उसे हुआ, तो उसकी जान को ख़तरा हुआ, तो जनाब मुल्क में हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे और खान साहब के अलावा कोई नहीं इसको कंट्रोल कर सकता। तो उनकी ये बातें बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, थले ज़मीन हिली हुई है।
और उन्होंने आके कोशिश की, लेकिन इस रश में, रश ऑफ ब्लड में, जहाँ पे अटैक हो रहा है और जहाँ पे एक तरफ हुकूमत है, मरीम नवाज़ का जलसा, मौलाना फजलुर रहमान और एक कड़मस मचा हुआ है, उसमें आके फिर पीटीआई की बात नहीं सुनी गई। और पीटीआई की बात इमरान खान के जलसे के अलावा, उनकी तकरीर के अलावा पीटीआई नोवेयर। फवाद चौधरी बेचारा कहते वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड कराता है, उन चैनलों को भेज के पुराने ताल्लुकात की बिना पे कहता है चला दो यार, मैंने रिकॉर्ड किया, वरना उनकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरा आदमी शेर रशीद है, जो कि अफवाहों का टोकरा लेके पुराने एंकर्स को जिनके साथ ताल्लुकात हैं उनके कानों में बातें करता है कि बस निगरान आए, सेटअप बन गया है, वज़रा तैयार हैं, ये है वो है, शहबाज शरीफ गया, हरम आए, फलाना धमाका, इलेक्शन की डेट दी और इलेक्शन हो गए, बस हुकूमत जा रही है। तो कोई ना कोई एंकर बेचारा उनकी थ्योरी बाई कर लेता और फिर बैठ जाता लाइव ट्रांसमिशन करने। जैसे जियो में शाहजेब खान ज़रा बैठ गया, तो उसको समझाया हामिद मीर ने बैठ के कि बेटा अभी आपका तजर्बा उतना नहीं है, शेर रशीद साहब जो है वो झूठों के आईजी हैं, वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, हो सकता है वो गोलियां दे के घेर रहे हो इमरान खान साहब को। तो वो तो कहते हैं मैं तर्जमान हूँ। और फिर DGISPR ने इसके ऊपर, हामिद मीर ने बताया कि उनकी बात हुई DGISPR से कि कोई निगरान बन रही है, किसी के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका बिल्कुल नहीं। तो फ़ौज ने इनकार कर दिया, उनका ऐसी कोई बात ही नहीं है और ये जो कोई भी कर रहा है ये झूठ बोल रहा है। तो फिर वो कहानी भी खुल गई। फ़ौज ने इसकी बाकायदा, DGISPR है ना फ़ौज का तर्जमान, वही तस्दीक और तरदीद कर सकते हैं अपने हवाले से ख़बरों में। और अगर ये कहीं खुफिया हो रहा है और उसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया तो एक अलग बात है, लेकिन जो उनके इल्म में है और जो शेर रशीद साहब कह रहे हैं उनके दावों की तो उन्होंने उड़ा दी है धज्जियाँ। तो उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसी गल नहीं। मरीम नवाज़ ने जलसा किया सरगोदा में और उस जलसे में वो बड़े सख्त गुस्से में नज़र आई, जिसमें उन्होंने इमरान खान के लिए झूठा और फितरा जैसे नारे लगवाए, अदलिया को बशीर मेमन और शहजाद अकबर का सो मोटो नोटिस लेने का कहा और फिर अवाम पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत छोड़ने की बात की। तो उससे लगा कि नून लीग भी अब थोड़ी सी एग्रेसिव हो रही है और सख्त लहजा इख्तियार कर रही है और किसी को स्पेयर वर्क करने नहीं जा रहे। सरगोदा में जो खिताब किया मरीम नवाज़ ने, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन था और उन्होंने खान साहब को बड़ा हिट किया। तो उनकी 20 मिनट की जो तकरीर थी, अगर कहा जाए कि वो सारे जो खान साहब के बयानिए थे पिछले 2-3 जलसों के, उनका काउंटर जवाब था और बड़ा बखूबी उन्होंने इसका जवाब दिया। कहती हूँ ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। इमरान खान जैसा फितना पाकिस्तान में मौजूद है, मैं अपने खून से लिख के देती हूं, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक तो उन्होंने अदालत ने सो मोटो नोटिस लिया, उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया और उसका ऑपरेशन करा दिया। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने भी खिताब किया, कराची में उनका भी जलसा था, तो उन्होंने भी अदलिया के फैसले के ऊपर तनकीद की। अब मरीम नवाज़ के जलसे में 2-3 बड़ी अहम बातें थी। एक तो उनको गुस्सा ये था कि हाँ साहब ने अपने जलसे में मरीम के हवाले से बड़ी नाजेबा सी बात की थी और जिस तरह वो शहबाज शरीफ को कहते हैं कि वो चेरी ब्लॉसम में बूट पॉलिश करते हैं, इस तरह उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से भी ये कहने की कोशिश की कि वो भी खुशामद में इस हद तक आगे जा सकती हैं कि वो किसी के आगे लेट सकती हैं, बिछ सकती हैं। तो ये वाकई एक ख़ातून के हवाले से बड़ी नामुनासिब बात थी। हमारा कल्चर से बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन ख़ास सब का लहजा ही घटिया है। वो शुरू से इस तरह की बातें करते हैं, वैसे बड़ी अखलाकियात की बात करते हैं। अदालत ने सियासी अखलाकियात बचा ली, वैसे उनकी अपनी कोई अखलाकियात नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ। दूसरों को खास कहते हैं ओ इस्लामाबाद पहुँचो, औरतें पहुँचे, बच्चे पहुँचे, फलाना पहुँचे, धमाका पहुँचे। अपनी अहलियत को भी ले जाएँ। किसी जलसे में आपकी अहलियत तो नज़र नहीं आई? क्या वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है और उनकी कोई यानी उनका कोई रोल नहीं है कि अपने शौहर को जिनकी कुर्सी छिन गई है उसको कुर्सी वापस दिलाने में तवीज़ धागे के अलावा कोई प्रैक्टिकली काम भी कर लें? तो अपनी अहलिया को वो कहते नहीं, अपने बच्चों को बुलाते नहीं और कौम को मरवाने चले गए। वो पहुँचे वहाँ पे, अपने घर के पीछे खान साहब ने वो एक लाइन लगा दी, टेंट लगा दिए हैं बनी गाला में, 2,000 लोग। खौफ, ये इतना खौफ है खान साहब गिरफ्तारी का, घर के आसपास लोगों को बुला के बिठा लिया कि कोई मैंने फड़न आवे तो एक कारकुनान मेरी हिफाजत करे, यानी अंदाज़ा लगाए ना।
तो उनको इतला तो है कि मैंने चुक लेना है। और हमें भी इतला है कि गवर्नमेंट कहती है, यानी हमारे ज़राए वो ये कहते हैं कि जनाब चुक लेंगे, ये इमरान खान साहब को अगर ये इन्होंने बाज ना आए और उन्होंने तय कर ही लिया कि इस्लामाबाद जाना है और फसाद बचाना है, तो फिर उठा लेंगे उन्हें, और कोई फिर इस पर रिएक्शन जो है वो उसको देख लेंगे, निबड़ लेंगे। तो इसलिए खान साहब जो है वहाँ उस कैम्प में घबराहट जो है वो जारी है। मरियम नवाज ने जो तकरीर की, उन्होंने उसका जवाब दिया जो उनसे कहा गया था, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम अवाम से, यानी अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ लादने की बजाय हम हुकूमत छोड़ देंगे, तो हम हुकूमत छोड़ना बेहतर है। तो ये उनका बयानिया है, यानी अब वो मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया बना रही है कि हम हुकूमत छोड़ देंगे और महंगाई नहीं करेंगे। तो मरियम नवाज़ ने एक नया नैरेटिव जो है नून लीग को दे दिया। और ये सच बात है कि मरियम नवाज़ के अलावा नून लीग में अब तो कोई लीडर नज़र ही नहीं आता, यानी जो इस तरह की खुल के उनकी बैंड बजा सके जलसों जुलूसों में। एक तो क्राउड पुलर है, उनका हर जलसा माशाल्लाह बहुत है, तो उनके अलावा भी तो कोई जलसे कर ले ना, कोई जलसा राणा सनाउल्लाह साहब कर ले, कोई और कर ले, कोई 2-4 जलसे दाएँ बाएँ भी होने चाहिए। लेकिन वो अकेली लगी हुई है। और इस दफ़ा हमज़ा उनके साथ थे और हमज़ा के साथ हमज़ा ने भी तकरीर की। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल पूछा है, उन्होंने भी कराची में बहुत बड़ा पावर शो किया और उन्होंने हरमैन शरीफैन की तौहीन के हवाले से एक जो कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी उससे खिताब किया। और वहाँ भी उन्होंने बड़े अदब एहतराम से सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जनाब ये आपने किस कैपेसिटी में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछा है या उसके लोगों से पूछा कि तकर्रियात तबादले क्यों किए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने तरीके से तसल्ली कर दी है मौलाना फजलुर रहमान ने। आज इस मौके पर बड़े एहतराम के साथ एक शिकवा करना चाहता हूं अपनी अदालत उज़्मा से, मुहतरम अदालत से, फाज़िल जजेस से। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया, तो आपने सो मोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इकदाम कर दिया कि आपने सो मोटो ले लिया। फिर आप आए ना, फिर आप हुकूमत करें, फिर आप एग्जीक्यूटिव चीफ बन जाएं। अदलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम, और आप इन लोगों से डरते हैं। ये अदालत के सामने खड़े हो जाएं, और अगर ये मखलूक अदालत के सामने खड़े हो गए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अदालत आजादी के साथ फैसले करे। अदालत के किसी सो मोटो से अगर यह तासुर मिलता है कि वो दबाव में किया गया है, तो आप बताएं कि इसके नतीजे में जो फैसला आएगा उसके अवाम के दिलों में क्या कदर कीमत होगी। अब चूंकि ये ओपन एंड शट केस है और अगर ये जवाब ना दें तो लोग कहेंगे जी ये सब कुछ लाडली दी जा रहे थे, ये चुप करके बैठी है PDM, ना मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे हैं ना ये बोल रहे हैं। तो इसको जवाब आप गज़ल कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है अगर आप उसको मेरी नज़र से देखिए तो मुझे तो ये लगता है कि हाँ साहब ने हाथ मलदे रह जाना है और उनको इक़्तिदार मिलना कोई नहीं है। ये भी मैं नहीं कहता कि इनके दिल में मुस्लिम लीग नून के लिए मोहब्बत जाग उठी है, यानी मुख्तलिफ हल्के इस बात के हक़ में है कि मुस्लिम लीग नून रूल करे या ये सब लोग आ जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी थोड़ा यानी खास साहब को नाराज़ नहीं थे, खुश रहने को भी नहीं है। तो इसीलिए इधर जो है वो डिसीजन लेने की बातें सोची जा रही है। हुकूमत की घबराहट सिर्फ इतनी है कि उनको सख्त फैसले करने हैं, और वो सख्त फैसले इसलिए नहीं कर रहे कि वो समझते हैं कि अवाम पहले ही बड़े मरे हुए ने, उतो असी सख्त फैसले कर दिए और सख्त फैसले करके फिर असी घर भी चले जाइए, इलेक्शन भी करा लिए, तो इसकी हमें पॉलिटिकल जो प्राइस देनी है वो हम नहीं दे रहे। तो घबराहट ये है कि चूँकि अफवाहें बहुत फैल रही हैं
उनको भी किसी ने कह दिया होगा कि जी फ़ौज ये काम कर रही है कि निगरानों के इंटरव्यू कर रही है और हम जा रहे हैं, तो उनके भी लोग कंफ्यूज घबराए फिर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अलबत्ता कॉन्फिडेंट है, वो आज कराची जा रहे हैं, वो दौरे कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। कल काबीना का इजलास किया, उन्होंने लग्जरी आइटम पर पाबंदी लगा दी। अब लग्जरी आइटम पे जो पाबंदी लगाई है उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एक सख्त फैसला है, ये कोई आसान फैसला नहीं है, इसका भी एक फॉलो आउट आएगा। और वो जो एलीट्स हैं जिनकी कुत्ते बिल्लियों को खुराकें आती हैं बाहर से, उनके तो कुत्ते बिल्लियाँ मर जाएगा भूखे, तो वो फिर टिकट देंगे शहबाज शरीफ को। होना क्या है कि हो गया साढ़े नाल, ये तो हमारा ये तो आया था गरीबों के ऊपर पेट्रोल बम गिराने, डीजल बम मारने और आवाम की जेबों में डाके मारने, लेकिन ये तो अमीरों पे डाका मार दिया इसने। तो पाबंदियाँ लगने के बाद किसने मुतासर होना है? अमीरों ने मुतासर होना है, जिनके जेवर, ज्वेलरी, लेदर, चॉकलेट, जूसेस, सिगरेट, इम्पोर्टेड कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, फिश, फ्रोज़न फूड, ड्राई फ्रूट, मेकअप की चीज़ें, टिश्यू पेपर भी बाहरों मंगाने आसी, वो भी तो लाइन लगी हुई है। तो एक लाइन लगी हुई है, इन सब को यानी इसको उन्होंने बंद कर दिया है, पाबंदी लगा दी कि ये आप नहीं मंगा सकते। तो जिन अशिया पे पाबंदी लगाई गई है लग्जरी आइटम पे, वो पाकिस्तान की एलीट क्लास को या जो अमीर तबका है उसको इसका फ़र्क पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि उससे पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलता है, अगर कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती है तो उस पर टैक्सेस भी होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी आइटम्स आती हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान टैक्स लेती है, लेकिन मजबूरी ये कि इन चीज़ों को बाई करने के लिए डॉलर चाहिए, और इस वक्त डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी कर चुका है। तो कैसे उसको कंट्रोल करें? तो ये इकदाम उस वक्त सामने आ रहे हैं जब मुल्क का तजारती खसारा जो कि ज़्यादातर दरामदाद की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इस माली साल के पहले 10 माह में जो तजारती खसारा है वो लगभग 40 अरब डॉलर है। तो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में तारीख की सबसे निचली सतह पर है, यानी डबल सेंचुरी हो चुकी है। तो इसलिए लग्जरी आइटम पर पाबंदी लगाकर ज़र मुआवजा बचाने की कोशिश की गई है, और कहते हैं जिससे कुछ 6 अरब डॉलर जो है सालाना बचेगा। और देखते हैं कि इसके क्या असरात नज़र आते हैं। अब ये जो फैसले हुकूमत कर रही है वो तो बता रही है कि हम सख्त फैसले कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं कर रहे, अमीरों के लिए करेंगे। तो हुकूमत सख्त फैसले करने के लिए तैयार है। तो घबराहट जो है वो सिर्फ उनको इतनी है कि उनको कहीं बीच यानी इस सारे काम के दौरान ही कोई उनके ख़िलाफ़ साजिश ना हो जाए, या उनकी हुकूमत को घर ना भेज दिया जाए, या निगरान ना आ जाए, या कोई और वेंचर ना हो जाए। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मरीम ने कहीं कह दिया, मरीम औरंगज़ेब ने कल शहबाज शरीफ खिताब करेंगे कौम से, तो वो पैनिक फैल गया इस्लामाबाद के, वो तो इलेक्शन ही ना अनाउंस कर दें। तो इस वजह से अफवाहों और क़यासराइयों पे बिलीव ना करें, और ये जो प्रोपोगंडे और शुद्धियाँ छोड़ी जा रही हैं, ये खान साहब का जो शेर रशीद कैंप है वो छोड़ रहा है। खान साहब को पता लग गया कि साढ़े ना की होने लगा है, अब उनके पास कोई चारा नहीं, लॉन्ग मार्च वो करेंगे, लेकिन दोबारा अटैक नहीं वो कर सकते। अटैक वाला उनका बयान अब नहीं बिकना। वो किस मुँह से कहेंगे कि जनाब अदलिया ने मेरे साथ ये किया, ये फ़ौज ने ये किया? दोनों ने तो सुन ली, आपकी हर बात मान ली, और आपके प्रेशर में आके हुकूमत में प्रेशर डाल दिया। तो हुकूमत तो प्रेशर में नज़र आ रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जनाब प्रेशर से निकल गए? हाँ, वो जो आप तारीखें मांग रहे हैं ना, तारीख पे तारीख, वो मिल जाएगी। तारीख भी, इलेक्शन की तारीख भी मिल जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। तो इदारों को समझ में आ गई है कि इसको हमने पाला। वो मरीम ने भी आज कह दिया कि खान साहब को जिसने पाला, खान साहब ने उसी सांप को डस लिया। वो पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, वो कहना चाह रही थी कि खान साहब सपनर भी जहरीले ने, जिसको डस लेते हैं वो बचता नहीं है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। इस फैसले का इंतज़ार रहेगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है आज, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का क्या रुख होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत